बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, मुल्क वही तरक्की करते हैं जहां कानून की हुक्मरानी होती है, और आज अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं, कानून के कटहरे में खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप कानून को नहीं मानते थे, और उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब मुल्की कवानीन को नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्हें बिलाखिर कानून के कटहरे में खड़ा होना पड़ा है। इल्ज़ाम लगाने वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बदजुबानी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, इसी किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर भी आयद किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत घेराव की, जलाओ की और मार धाड़ की सियासत है, जबकि इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर एहतिजाजी सियासत में, और जब उन्हें अदालत में तलब किया जाता है तो लट्ठा बरदार को ले जाकर यह साबित किया है कि वो भी घेराव जलाओ की सियासत पर यकीन रखते हैं। लेकिन अमरीकियों ने यह साबित कर दिया कि खा कोई कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उस कौम ने आगे बढ़ना है, तरक्की याफ्ता कौम ने अपने इस तसलसल को बरकरार रखना है, तो उन्हें कानून की हुक्मरानी को हर सूरत में कायम रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या हमारे सियासतदान, जिन्हें यह दावा होता है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, जब उन्हें कानून बुलाता है, जब उन्हें अदालतें तलब करती हैं, तो क्या उन्हें अदालतों के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी के अंदर भी जब भी किसी हुक्मरान को अदालतें बुलाती हैं तो कोई किस किस्म का तासर पैदा होता है कि शायद वो कानून से मुबर्रा हैं, वो कानून को नहीं मानना चाहते। पाकिस्तान के अंदर इस सारे सिलसिले को अब ख़त्म करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अदालतों पर एतमाद, सबसे अहम जो एक इस मुल्क के अंदर वजह है इंसाफ फराहम ना होने की, वो अदालती फैसले भी हैं और अदालतों के ऊपर एतमाद ना होना भी है। आजकल भी पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस है, एक बड़ा सियासी बहरान है, क्योंकि अदालत के अंदर, और सबसे बड़ी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के पास एक मुकदमा ज़ेर समाअत है कि पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन होने हैं तो कब होने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है या गलत है, इस पर भी जो बेंच बन रहा है, उस पर बेंच को बार बार टूटना, और फिर बेंच के ऊपर एतराज़ात, फिर सुप्रीम कोर्ट से यह मुतालबा किया जाना कि एक फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए ताकि इस फैसले का हतमी जो फैसला है वो सब के लिए काबिल कबूल हो। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने भी मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए जिस पे तमाम सियासी जमातों का एतमाद होगा। अब सोमवार के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि बड़ा अहम दिन है और बड़ा तारीखी दिन होगा। ये तारीखी दिन क्या होगा और इस हवाले से क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर कानूनदान जनाब हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं। उनके साथ आबिद साकी साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर कानून, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हारून रशीद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे करें, क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की जिस पे सबको एतमाद होना चाहिए, लेकिन हमें नजर आता है आज सुप्रीम कोर्ट डिवाइड नजर आती है। अगरचे इस बात से इनकार किया जाता है कि नहीं जी कोई डिवीजन नहीं है, फिर साथ ही साथ कुछ रिमार्क्स ऐसे आते हैं जिससे लगता यह है कि अदालत अपनी जगह पर नाराज है कि उनके ऊपर जुमले कसे जाते हैं, उन पर बात की जाती है, उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन सियासी जमातें भी मुतमिन नहीं हैं। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? हार्ड लक तो यही है कि हमने पहली दफा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इतना रिफ्ट आ गया है, और जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं उन्होंने सुओ मोटो एक्शन को ये कहा है कि ये सुओ मोटो एक्शन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। जिस तरह लेटेस्ट जो जजमेंट आई है आज ही या अफरीदी साहब की, अगर वो मैं आपको एक दो लाइनें पढ़ के सुनाऊं तो वो ये कहते हैं कि जी प्लीज हारून साहब। वो जी the crucial aspect of the present proceedings in the matter in dispute, though in essence is constitutional, has developed into being peculiarly charged with unflinching contested political stances being taken by the parties, which warrants this court to show judicial restraint. This would also bolster the principle of propriety and comity, so as to not offend the hierarchical judicial domain of the High Court envisaged under the Constitution.
and disturb the judicial propriety that the High Court deserves, lest it may reflect the adversely on this court's judicial preemptive eagerness to decide. Thus, I have decided to declare the present 3 proceedings pending before this court being premature as not maintainable. I find my continuing to sit on this bench and hear the said petition would not be appropriate as any finding passed or remark made during the hearing of the present petition. अब रिक्वेस्ट यही है कि इसी तरह दूसरे जज साहब हैं मंदोखेल साहब, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझसे मैं बेंच का हिस्सा था, लेकिन बेंच में मुझसे कोई कंसेंट नहीं लेगी, ना ही मुझे कोई उन्होंने ओपिनियन मुझसे मांगी, बल्कि साइन होने के लिए मेरे पास जजमेंट आ गई। तो उन्होंने भी अपने आप को रिक्यूज कर लिया। इसी तरह तरमीनुल्लाह साहब ने भी अपनी पिटीशन में कहा था कि पहले तो ये देखें कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब मैटर पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में और सेम मैटर्स हैं तो उनको डिसाइड कर देना चाहिए था, तो ये मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा ये है कि किसी एक शख्स की वेम पे आया प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती हैं कि नहीं, वो तो चले एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन इसी तरह मंसूर अली शाह साहब ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी और डिटेल ऑब्जर्वेशन दी। तो इस तरह मेजॉरिटी जजेस ने रिजेंटमेंट शो की इस सुओ मोटो एक्शन में। तो अब तो देखें ना, पहले 9 मेंबर बेंच था, फिर 7 मेंबर बेंच हुआ, फिर 5 मेंबर बेंच हुआ और अब शुक्र के 3 मेंबर बेंच हो गए, अब 3 पे रह गया है। तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस प्रोसीडिंग। शुएब शाहीन साहब, आपको लगता है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इतने मुकदमात होते हैं, वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, इसलिए फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा सकता, वजह ये है, या जो अभी हारून रशीद साहब बात कर रहे थे कि जब 9 जजेस में से जो है चलते चलते मामला 3 रुकनी बेंच पर आ गया है, तो ये बात फिर वाजे हो जाती है कि शायद फुल कोर्ट बेंच में जो सोच पाई जाती है वो बिल्कुल एक यकतरफा हो जाएगी, एक साइड पे चली जाएगी, उसका वाज़े इज़हार जजेस अपनी जो है वो फैसलों में कर चुके हैं। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये जो 9 मेंबर बेंच वाली कहानी है उसको भी मैं थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में बता दूं। सबसे पहले 9 मेंबर बेंच बना, उससे पहले शुरू कहां से हुआ? सबसे पहली पिटीशन आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1। उसके 6 दिन बाद सो मोटो नोटिस के लिए रिकमेंड किया, जो कि कानून और आइन के मुताबिक बेंच खुद सो मोटो नहीं ले सकता, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है टू द चीफ जस्टिस। 16 फरवरी को प्रपोजल आई और उसके बाद एक दूसरी पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 2 आई स्पीकर्स की तरफ से। ये 3 पिटीशन इकट्ठे हो गई, सो मोटो, हमारी वाली पिटीशन और जो स्पीकर्स की तरफ से, और ये इकट्ठे लग गई। 9 मेंबर बेंच था। पहला एतराज पीडीएम की तरफ से आया कि जनाब 2 ऑनरेबल मेंबर्स ने, जिसमें मज़ार अकबर नकवी और इजाजुल हसन साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, भाई ये 184(3) की प्रोसीडिंग्स बनती हैं। उन्होंने कहा कि हम इस पे एतराज करना चाहते हैं कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल नहीं है इन दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। इसलिए इन 2 जज साहबान ने क्योंकि अपना माइंड डिस्क्लोज करके ये लिख दिया है, तो लिहाजा बेहतर ये है कि ये अपने आप को रिक्यूज कर ले। उसके बाद बाकी 2 जज साहबान ने भी अपनी ओपिनियन डिफरेंट दी। उन्होंने कहा, याया अफरीदी साहब ने, कि मेरी नजर में कि 184(3) की प्रोसीडिंग्स नहीं बनती, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, 2 पिटीशनें नीचे पेशावर में और लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब अतरमिनल्लाह साहब ने उनसे एग्री किया और साथ कहा कि आगे कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। और याया अफरीदी साहब ने अपनी फाइंडिंग्स में ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं अब इस बेंच में कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है। हाँ, चीफ जस्टिस साहब अगर मुनासिब समझें जिस तरह वो ऑर्डर करेंगे तो मैं हाजिर हूं। अब हुआ क्या, फिर एक 27(2) का ऑर्डर है जो हमारे दोस्त अक्सर पढ़ते नहीं है। 27(2) का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह है, जिसको 9 मेंबर्स ने खुद लिख के दिया है उस चीफ जस्टिस साहब को, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर में मौजूद थे। और उन्होंने उसमें लिखा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 3-4 लाइनें पढ़ देता हूँ। कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच्ड देयरटू बाय 4 ऑफ अस। कौन थे? मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल एंड जस्टिस अतर मिनल्लाह।
as well as the discussion deliberation made by us in the ante room of this court. The matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. ये 9 जजेस ने लिख के दिया कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें। जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया 5 मेंबर बेंच बन गया। 5 मेंबर ने केस सुना, उससे पहले केस का स्टार्ट ही नहीं हुआ था, सिर्फ बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल हुआ था। और उसके बाद 3 मेंबर ने हक में फैसला दे दिया, 2 मेंबर्स ने इख्तलाफ कर दिया। तो लिहाजा ये 3/2 का ही फैसला तस्वर होगा आईन और कानून के मुताबिक। और अगर फर्ज करो ये वाली बात जो हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं या ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसेंटिंग व्यू में लिखा है 4/3 का है, तो फिर आपको वो 2 जज साहबान को भी ओपिनियन शामिल करनी पड़ेगी, फिर 5/4 का फैसला हो जाएगा। लिहाजा वो केस का फैसला हो गया, कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया। अब आ गई है नई पिटीशन। अब नई पिटीशन में जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक है, मैं एक बात आपको बता दूं, परसों काजी फाइसा साहब का भी जो फैसला आया और जो अब तक ये मैटर भी चल रहा है, ये इसके अंदर जो फैसला आया है वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की मैं ओपिनियन आपको बता दूं, जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है। 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला लिखा जो कि रिपोर्टेड जजमेंट है PLT 2022 सुप्रीम कोर्ट, पेज है उसका 306। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो लिहाजा उसने फैसला ये करना है। उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ता हूं, आप अगर देख लें 1 मिनट के लिए। इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट alone who is the master of the roster and who from time to time constitute benches for the exercise of the various jurisdictions of the court. This applies to every cause, appeal or matter to be heard and disposed of by the court. So the benches constituted by the chief justice are each of them the court when they are so exercising the various jurisdictions that in the court. तो अब ये है चीफ जस्टिस की सोल, ये मास्टर ऑफ द रोस्टर है, ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है। अब ये चीफ जस्टिस साहब की सवातीद है। देखें, पहली बात तो ये है लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें, सारे जजेस को शामिल कर दें, या 3 मेंबर बेंच। देखिए उन्होंने मुनासिब समझा 5 मेंबर बेंच बना दिया। बेहतर होता कि ये बाकी 2 जज साहबान अपना इख्तलाफी नोट देते एट द टाइम जब फाइनल जजमेंट आती। बीच की जजमेंट सुनते, केस सुनते सुनते बीच में उठ जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज्यादा किसी की तरफ से एतराज ना आ जाए। इन जजेस के ऊपर तो किसी ने एतराज भी नहीं किया था। स्पेशली जस्टिस अमीन साहब ने जो दी कि जी मैंने चूंकि फैसला लिख दिया है, काजी फाइसा साहब के साथ अपनी ओपिनियन लिख दी है, आप जब फाइनल एडजुडिकेशन होगी, फाइनल जजमेंट होगी, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हो, आप बेशक इख्तलाफ करो। अब देखें इस वक्त जो केस है ना, वो कोई आइन की तशरीह का मामला नहीं है कि जिसके अंदर फुल कोर्ट बना दे, लार्जर कोर्ट बना दे या क्या कर। सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या इलेक्शन 90 डेज में होने हैं या नहीं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया और कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार है कि वो डेट जो आज से 2 महीने पहले तक वो कहते थे कि हम डेट नहीं दे सकते, आज वो अपने हुदूद से अख्तियार से तजावुज करके उन्होंने डेट चेंज कर दी। और तीसरी बात यह है कि क्या वो जो रीजंस उन्होंने दी हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हमें नफरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इन 3 चीजों के ऊपर ये तो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, आइन बड़ा क्लियर है। अब कौन ये कहेगा जज कि जी आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन ना कराएं? ये तो नजरिया जरूरत ईजाद करने वाली बात है, जो मौलवी तमीजुद्दीन ने 1954 में कहा था कि जनाब इलेक्शन, वो मौलवी तमीजुद्दीन की पिटीशन जब डिसमिस कर दी थी, आज हम फिर नजरिया जरूरत ईजाद करके कह दें हाँ जी आइन में तो लिखा है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, लेकिन नजरिया जरूरत ये है कि आप 90 डेज में ना कराएं जी, आप 9 महीने बाद करा लें। फिर फर्क क्या रहेगा? अगर 9 महीने बाद हमने कराना है तो 1 साल 9 महीने बाद भी करा सकते हैं, फिर 5 साल बाद भी करा सकते हैं, फिर नॉमिनीज के जरिए इलेक्शन चलाएं, फिर जियाउल हक और मुशर्रफ के मार्शल लॉ और आज के सिविलियन मार्शल लॉ में क्या फर्क है? मैं समझता हूं कि इस वक्त है कि हम आइन के साथ खड़े हों। शेख साहब मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। आप साकी साहब, आपने पूरी शेख साहब की बात भी सुनी और ऋषि साहब की बात भी सुनी, एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, हमारे नाजरीन के लिए ये जरा वाजे हो जाए कि क्या वो जस्टिस फायज ईसा वाले जो फैसला है उसको मुस्तरद कर सकते हैं एक आर्डर के जरिए? जी, पहली बात ये है कि ये जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा है कि वो जो 5 मेंबर बेंच का फैसला इसी सो मोटो केसेस की फिक्सेशन और उनकी हेयरिंग के बारे में भी आया था। पहले भी काजी साहब ने किस तरह का नोट लिखा
फिर उस पर वो फैसला आया, जो रिपोर्टेड जजमेंट है, अभी शोएब शाहीन साहब ने साइट भी की है। तो जाहिर है कि 5 मेंबर जज की मौजूदगी में अगर कोई डिसेंटिंग नोट दो जज साहबान देते हैं, तो फिर उसको कहते हैं जजमेंट पर इंक्यूरियम। यूरिस्प्रूडेंस की में हम उसको कहते हैं कि ऑलरेडी सेटल्ड लॉ जो है उसके खिलाफ अगर कोई जज फैसला करे तो वो जजमेंट पर इंक्यूरियम होती है। ये एक टर्म है, बहरहाल ये वकला साहबान जानते हैं इसको। दूसरी बात ये है कि ये सारी जो गुफ्तगू आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन के हवाले से हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि मेरी राय है अक्टूबर 99 से लेकर आज तक इस मुल्क में डीप स्टेट ने अपनी पावर को इस तरह कंसोलिडेट कर लिया है कि 12 अक्टूबर 99 से लेकर आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो डीप स्टेट के अपने किसी डिजाइन को सूट करने के लिए बनाई गए अंदाज में ना आई हो। यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रोल डेमोक्रेसी है, उसको लोगों को अपनी मर्जी से लेके आया जाता है, फिर उनको धकेल दिया जाता है, और ये कोई पीपल्स विल के तहत यहाँ कोई निजाम नहीं चलाया जा रहा। ये बात बड़ी क्लियर है, समझना। दूसरी बात यह है कि हुक्मरान तबकात की आपस की बाहमी लड़ाई है। हुक्मरान तबकात के तादाद इस वक्त खुल के सामने आ चुके हैं। मुआशी सूरत हाल, मुआशरती सूरत हाल और हमारी आईनी रियासती सूरत हाल जिस कैफियत से दो चार है, आप इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस सारे अमल में अवामुन्नास के बारे में कोई शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं, सोचने के लिए तैयार नहीं। लोगों की मुआशी महरूमियां, लोग आटे और रोटी के हुसूल के लिए अपनी जानें ले रहे हैं। पर यार ये इस सतह पे हमारा यानी जवाल की इस सतह पे हम पहुंच चुके हैं, और मैं समझता हूं कि ये सियासी मसले हैं, इनको हम अदालतों के जरिए जब हल करवाएंगे तो यही अदालतें नवाज शरीफ को भी सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज करके डिस्क्वालीफाई किया, फिर उसको परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन की ये लाइफ टाइम है। तो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है इफ्तिखार चौधरी के जमाने से लेकर सुओ मोटो जो कल्चर है उसको डेवलप किया गया है, और पहले जो काम बराह रास्त फौज करती थी या वो काम जो आर्टिकल 58(2)B के जरिए सदर के जरिए मुंतखब हुकूमतों को डिसलॉज करके नए सेटअप को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब अदालतें उसका एक आला कार बनी हुई है। 1-2 दिहाइयों से हम ये देख रहे हैं। अब सूरत हाल है कि इस तनाजुर में एक नॉन पार्टिजन और गैर जानबदार और इंडिपेंडेंट शऊर की बुनियाद पर कोई राय कायम होनी चाहिए और कौम को उस समत में लेके जाना चाहिए। ये तफरीक और तकसीम की पार्टिजन पॉलिटिक्स जो है इसने माशरे को बुरी तरह पोलराइज कर दिया है, और उस पोलराइजेशन के नतीजे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आज कौम मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुकी है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। सियासी अमल को और सियासी किरदार को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इज्जत नफ्स के साथ जिंदा रहने का रास्ता अपनाना चाहिए। डीप स्टेट का आला कार बनकर एक दूसरे को जब आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि वही ताकतवर कुव्वत अपने खुफिया अंदाज से कभी हाइब्रिड निजाम लेके आ जाएगी, कभी भाजपा डॉक्ट्रिन लेके आ जाएगी। तो इस तरह अगर चलते रहे तो मेरा ख्याल है हमारा रास्ता मुश्किल से मुश्किल शर होता जाएगा। ये है मेरा एक अपना जाती नुक्ता नजर। अदालतें बहरहाल किसी मुंतखब इदारे के लोगों को, मुंतखब नुमाइंदों को, वज़राए आज़म को कैसे ये इख्तियार रखती हैं कि वो बराह रास्त प्रोसीडिंग करके, मैं अब नवाज शरीफ के केस की बात कर रहा हूँ, इससे पहले फिर जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, यानी यहाँ ये कल्चर डेवलप कर दिया गया है कि अगर जर्नैल और सदारती इख्तियारात के जरिए हुकूमतें तब्दील नहीं होंगी तो फिर अदालतों के जरिए हुकूमतें तब्दील होंगी। यानी आइन को जब तक फेथफुली हम कंप्लाई ना करें और हर आर्गन अपने आप को, स्टेट का हर इदारा और आर्गन अपने आप को आइन के मुताबिक अपने इख्तियारात एक्सरसाइज करने की रिवायत न अपनाए तो ये लड़ाई, ये बहरान
और ये तसादम और तकसीम की कैफियत माशरे को बहुत अंधी खाई में गिरा सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जो साकी साहब ने सवालात उठाए बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें। अगर सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं करते, अदालतों के पास जाते हैं, तो फिर अदालती फैसलों के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदे भी घर भेज दिए जाते हैं। क्या सोमवार के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी घर जा सकते हैं? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुरान एक बार फिर खुश आमदीद। हारून रशीद साहब, एक तो ये बताइएगा कि इस वक्त सियासतदान मुतालबा कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ का मुतालबा भी आ गया कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो इसको मुस्तरद भी कर चुके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल भी चाहती है, लेकिन जैसे कि अभी आबिद साकी साहब बात कर रहे थे, सियासतदान जब अपने फैसले खुद नहीं कर पाते फिर अदालतों के पास आते हैं, और अदालती फैसले भी बसा औकात मुख्तलिफ पार्टियाँ उसको अपने लिए इस्तेमाल करती रही हैं, और किसी को निकालने किसी को लाने के लिए ऐसे फैसले इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन ना, ये तो शुरू से है कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसने अपने आप को मजबूत नहीं किया। अगर पार्लियामेंट मजबूत होती और पार्लियामेंट के फैसले ऐसे होते और यूनानिमसली होते तो फिर किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं था कि वो इंटरवीन करे। जिस तरह साकी साहब ने कहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी होके इस मैटर को रिजॉल्व करें और कौम को इस मुश्किल से निकालें तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेहतर होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तौर पे मुख्तलिफ सिमतों में जा रही हों तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो वो फिर बेहतर यही था। हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल का यही ओपिनियन थी कि फुल बेंच अगर बैठ जाए, फुल कोर्ट हो जाए प्रोसीडिंग्स, ताकि किसी को भी ये एतराज ना हो और सुप्रीम कोर्ट में एतमाद हो कि अगर फुल बेंच बैठ के जो भी फैसला करे वो जाहिर है कौम ने भी एक्सेप्ट करना था, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक्सेप्ट करना था, और लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसको भी एक्सेप्टेबल होना था अगर ये फुल बेंच हो जाता। लेकिन वो ना तो जुडिशरी की तरफ से कोई ऐसा शो किया गया है इंटरेस्ट के सारे जजेस को बिठा दिया जाए और डिसाइड कर दिया जाए, और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही पोजीशन चल रही है। और जब तक ये रिजॉल्व इस तरह नहीं होता, दो ही सूरतें हैं, या तो फुल बेंच कोर्ट हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं और आपस में डिसाइड करें कि क्या मुस्तकबिल का लायमल होगा। लेकिन आज की प्रोसीडिंग से आपको लग नहीं रहा था हारून रशीद साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये ऑप्शन दी है कि सियासी जमातें मिल बैठकर इन मामलात को तय कर लें? लेकिन ना, ये तो हमारी तरफ से भी कोशिश है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक मीटिंग भी की है कि तमाम पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और वहां पे हम ये कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होगा तो फिर एक मौका तो देना चाहिए फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक टाइम दे दें कि वो सारे आपस में बैठें और आपस में डिसाइड कर लें ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर एक्शन ना ले। शुएब शाहीन साहब, ये जो बात की जाती है कि सियासी जमातें मिल बैठे, हमने माजी में देखा कि सियासी जमातों ने हमेशा आपस में लड़ के अपना ही नुकसान किया है। लेकिन आजकल के जो हालात हैं जिसमें अगर मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत की अपनी कुछ ऐसी अना है, कुछ अपोजिशन की अपनी अना है, कोई साथ चलने को, साथ बैठने को तैयार है नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बदकिस्मती है हमारे सियासतदानों की कि उन्होंने 75 साल में कुछ नहीं सीखा। आज भी सियासी मुकदमात, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आइन की पामाली, सियासी बहरान, और सबसे बढ़कर ये कि जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड और हैंडलर से उन्होंने मुल्क को इस एक साल के अंदर जिस दलदल में फंसा दिया है। आज आप देख लें, 75 साल की तारीख में सबसे ज्यादा माशी बदहाली पैदा हो गई, आज सबसे ज्यादा कारखाने बंद हो गए, सबसे ज्यादा आज बेरोजगारी हो गई, रिजर्व आपके खत्म हो गए, महंगाई सबसे ज्यादा आज चली गई है, और उसके साथ साथ रियासती इदारे बेतौकीर हो गए हैं। खा कोई भी रियासती इदारा हो, बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। दहशतगर्दी जो हम खत्म कर चुके थे आज फिर सर उठाना शुरू हो गई है। कंटेनर्स आपके पोर्ट पे खड़े हुए हैं और एलसी नहीं खुल रही। कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर अपने उरूज पे है। हम अदलिया पे हमले अलग हो रहे हैं, आईनी बहरान अलग पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि वो जो मास्टरमाइंड थे, जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये फैसले करते हैं या अपने डॉक्ट्रिन के जरिए ये फैसला कराते हैं कि नहीं अब हमारा मसला सिर्फ इमरान खान है, इसको हमने सबक सिखाना है,
मुल्क कहाँ जाता है, मुल्क किस जगह पे पहुंचता है, हमें उससे गरज नहीं है। अफसोस ये होता है कि आज भी मुख्तदर तबके मुल्क के वो ये सोचने पे मजबूर नहीं हो जाते कि जो कुछ हो चुका है इस मुल्क के साथ तो आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात की है साकी साहब ने, हारून रशीद साहब ने। हमें सियासतदानों को और तमाम मुख्तदर तबके, हल्के, इदारे, सेगमेंट सबको ये सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क की बका के साथ हम सब की बका है। तो अगर ये क्यों नहीं सोचते कि एक शख्स को सिर्फ टारगेट करके आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। माजी में क्या हुआ था 71 में, जब 168 के सीट वाले बंदे को आपने इक़्तिदार मुंतकिल करने से इनकार कर दिया और 86 वाले को इक़्तिदार दे दिया, तो फिर क्या हुआ? खुदा न खास्ता हम वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते। लेकिन आज जो आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, तो आज भी हम ना समझे, आज भी हम ना सीखे, हमने माजी से सबक लेकिन शुएब साहब, लेकिन शुएब साहब इसी मामले को अगर उल्टा करके देखें, लोग कहते हैं जी कि ठीक है इमरान खान साहब को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़े साल पहले चले जाएं, इमरान खान साहब सबको दीवार के साथ लगाने के लिए यही काम कर रहे थे। उस वक्त अदलिया पे इल्ज़ाम था इमरान खान के साथ मिली हुई है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान साहब के साथ मिली हुई है, और इमरान खान साहब सबको, सियासतदानों को इस खेल से आउट करने के उस मनसूबे के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे। देखिए मलिक साहब, पहली बात तो आपको बताऊं कि ये अगर माजी में किसी ने गलत किया है तो वो गलत है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। और आज जो कुछ हो रहा है, मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर मुझे निकाल के दे दें, पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूं 75 साल में, जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमात, यानी 140 के करीब मुकदमात बना दिए गए हों, जिसमें गद्दारी, जिसमें बगावत, जिसमें 40 से ज्यादा दहशतगर्दी के मुकदमात, 144 की खिलाफ वर्जी, 188 की खिलाफ वर्जी। ये तो कभी माजी में मैंने नहीं देखा। हाँ, नैब में प्रोसीडिंग्स हुई, करप्शन केसेस भी आए, और वो केसेस भी आपके सामने ही है। पापड़ वाले निकल रहे हैं बिलियनर, और वो जनाब जा करके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये भी तो हमारी माजी की तारीख है। और नैब किन के कंट्रोल में था, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। तो बात यह है कि अगर किसी ने माजी में गलत किया, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को, सियासतदानों को इकट्ठे बैठ के सबक सीखना चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी का इनको सिंबल होना चाहिए, इनको जमहूरियत और जमहूरी रवैये स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, बजाय ये करने के आज जिस शख्स को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज पब्लिक क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन ये हुआ कि पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो गई। आज आपने जो मोस्ट अनपॉपुलरिटी के पे जा रही थी पीटीआई आज से 1 साल पहले, आज पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उनकी पोजीशन हो गई, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखें, जब आप जमहूरियत सियासत में जबर, जोर और बदमाशी को शामिल कर देते हैं, तो आज वो पाकिस्तान नहीं है जो आज से 20 साल या 50 साल पहले था, जो आप डंडे के जोर पे लोगों को हाँक लेते थे। आज हर एक के पास इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इंफॉर्मेशन है, तो और लोग फिर रिएक्ट करते हैं, और लोगों ने उसका रिएक्ट किया। शिव साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। आबिद साकी साहब, अगर हम अदालती उसी फैसले की तरफ चले जाएं जिसमें मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, शुएब साहब कह रहे थे कि वो सारे फैसले नैब के मुकदमात थे और नैब के जरिए करप्शन के केसेस थे, लेकिन आपको याद होगा, आप हमारे उस्तादों में हैं माशाल्लाह, आपने सारी ये हुकूमतें बनती बिगड़ती देखी हैं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में निकाला गया, उस वक्त कहा गया कि सारे पनामा में नाम आने वाले सबकी इंक्वायरी होगी, सबके मुकदमात चलेंगे, किसी का मुकदमा ना चला। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, पंडोरा पेपर्स आए, इमरान खान साहब ने कहा इन सब की तहकीकात होंगी, एक एक फर्ज से पूछा जाएगा कि उनके पास जो सासे बने हैं या मुल्क से बाहर सासे बने हैं वो कैसे बने हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी इस किस्म की जब अदालती फैसले रहेंगे तो फिर तो अपनी मर्जी से लोग किसी को लाने निकालने के लिए ये पूरा मनसूबा चलता रहेगा। मलिक साहब, मैंने पहले भी यही अर्ज किया है कि ये जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। इसमें जो सूरत हाल आपके सामने है वो बड़ी वाज़ेह है कि पिछले, देखिए, जो एस्टेब्लिशमेंट की कॉलोनियल डेफिनेशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री और जुडिशरी उस एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। और
जितने भी आज तक फैसले आए हैं पॉलिटिक्स को डिटरमिन करने वाले, वो सारे फैसले जो हैं उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, मैं समझता हूँ तारीख में। किसी चीज का लीगल होना और बात है, किसी चीज का लेजिटिमेट होना और बात है। जब तक ये दो चीजें इकट्ठी ना हो, कानून मुनसिफाना नहीं होता। कानून जबर की बुनियाद पर भी बनाया जा सकता है ना, जैसे कॉलोनियल लॉ बने हुए हैं और जिस तरह मार्शल लॉ के दौर में कवानीन पीसीओ के जरिए बनाए जाते रहे हैं, तो वो कानून तो बन गए थे, कानून लागू तो हो जाता है, लेकिन सवाल है कि उस कानून की लेजिटिमेसी क्या है। तो मेहमान अच्छा, अब ये है कि यहाँ सियासी तारीख में जितने भी हमारी अदालतों ने फैसले दिए हैं उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये बड़ी लंबी तारीख है, बड़ी अफसोसनाक तारीख है हमारी जुडिशरी की, और इसका आगाज मौलवी समीउद्दीन केस से होता है और आज तक जितने भी मार्शल लॉ को वैलिडेट किया गया और जिस तरह उनको वो तमीम आइन में करने का भी डिक्टेटर को इख्तियार दिया गया जो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, तो ये हमारी जो अदलिया की तारीख है बड़ी मुज़हका खेज है। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यानी फांसी पे तख्तादार पे लटकाने के लिए फैसला दिया गया और सारी दुनिया में आज तक उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया की अदलिया की तारीख में हम कंपैरिजन करें तो जितने जालिमाना और गैर इंसानी फैसले हमारी अदलिया के दामन पर एक दाग की तरह नुमाया है, शायद ही किसी अदलिया का ये किरदार रहा। दूसरी बात ये है कि देखें, यहाँ ये इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को भाई लोग लेके आए थे, भाई लोगों ने निकाला है और अब मौजूदा रजीम को भी भाई लोग लेके आए हैं। देखो, ये तब्दीलियाँ पॉलिटिकल प्रोसेस और पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल के तहत नहीं होती। सवाल ये है कि जमहूरी निज़ाम की आज तक यहाँ जड़ें नहीं पलट सकती। कभी मार्शल लॉ रहे, यानी इस मुल्क की लिस्ट से करीब तारीख है जिसमें जो मार्शल लॉ की जद में रही, उसके बाद भी जमहूरी निज़ाम किसी प्योर और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ऑपरेटिव नहीं हुआ, बल्कि यहाँ कंट्रोल डेमोक्रेसी है और हाइब्रिड सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर सारे मुल्क के जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, जो महरूम कौमियतों के मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं, जो एक सिस्टमिक एक्सप्लॉयटेशन है हमारे मुल्क में, जो जबर और इस्तेसाल का निज़ाम है, जो यानी एक्सप्लॉयटेशन का एक एंट्रेंच सिस्टम है, वसाइल पर तबकात काबिज हैं और चंद फीसद लोग हैं जो इस मुल्क के तमाम वसाइल पर काबिज हैं। यहाँ एलीट कैप्चर है, यहाँ की अशराफिया ये लोगों की यानी खून पसीने की कमाई से अपने आप को सस्टेन किए हुए हैं। हम कर्ज की मईशत पर और उधार की मईशत पर जिंदा हैं। ये सवाल है। हमारी एजुकेशन का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन जो क्राइसिस है उसका मामला है। हमें बड़े संजीदा अंदाज में, बड़ी गैरतमंदी के साथ अगर हमने जिंदा रहना है तो हमें इस जालिमाना और इस्तेसाल पर मबनी निज़ाम को बदलना होगा और इस निज़ाम के अंदर जो मौजूदा निज़ाम अदल इंसाफ है उसको भी बदलना होगा। और जो हमारे यानी मैं कहता हूँ कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, हमारे जो नौआबादियाती निज़ाम है हमारी रियासत के अंदर भी और हमारे समाज और मुआशरत के अंदर भी, इसको बड़े विजन के साथ, बड़े इस्तिक़लाल के साथ, बड़े नेशनल कैरेक्टर के साथ अगर इस कौम की कोई समत मुतय्यन करने की कोशिश की जाए तो हम महफूज रह सकते हैं, वरना फिर हालात मेरा ख्याल है बद से बदतर होते चले जाएंगे। ठीक है आबिद साकिब साहब, हम एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बड़ा मुख्तसर वक्त बचा है प्रोग्राम के लिए। हारूशी साहब, मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा मैं कि सोमवार के रोज़ जैसा कि हमने माजी में देखा, क्या मियाँ शहबाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी जा सकते हैं गिलानी साहब की तरह? जैसा कि आज ये भी बात की जा रही है अगर हुकूमत वसाइल फराम नहीं करती इलेक्शन के लिए तो फिर इसका जो है वो सामना करना पड़ेगा हुकूमत को। वैसे तो इसलिए तो देखें ना, वो जिस तरह साकी साहब ने भी कहा कि सुगो मोटो का शिकार हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, और इसी तरह सुगो मोटो के तहत ही एक्शन लिए गए और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी,
और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को होगा, गवर्नमेंट से फारग कर दिया गया। लेकिन अब ये सूरत हाल तो ऐसी है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई ऐसा रोल नजर नहीं आता, लेकिन बाकी इदारे जो हैं वो अपनी इनएबिलिटी शो कर रहे हैं। वो तो जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन मैं इतनी आप गोश गुजार करूं कि हमारी जुडिशल सिस्टम जो है, वो जुडिशल सिस्टम जिस तरह साकी साहब ने कहा है वो वीक रहा है। जब से पाकिस्तान बना है, अगर एक आइन बनता है 56 में तो बाद में मार्शल लॉ लग जाता है, दूसरा मार्शल आइन बनता है 73 में तो फिर उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता है, फिर उसके बाद फिर तीसरा मार्शल लॉ आ जाता है। तो हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है जो और हर मार्शल लॉ को हमारी जुडिशरी ने डिफेंड किया है। जैसा रसाकी साहब ने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ही नहीं था और जो प्रेयर ही नहीं की गई उसमें कहा गया जी कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हो गए और आप यानी कि आज खुद ही आइन में भी तब्दीली ला सकते हो, और आपने जो प्राइम मिनिस्टर को फारग किया है वो बिल्कुल ठीक ही है। तो अगर अदालतें इस तरह के फैसले करती रहें जैसे जफर अली शाह केस है, और अगर 17 रुकनी बेंच ये फैसले करते रहे तो फिर जुडिशियल हिस्ट्री भी जो है वो हमारी कुछ काबिल दीद नहीं है। हमें जो भी नुकसान उठाना पड़ा एक अदारे ने किया, लेकिन दूसरे ने उसे जरूर डिफेंड किया, और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत जो है वो आज तक लंगड़ी लूली है। जमहूरियत हमारी उस तरह नहीं है कि हम किसी की दूसरे मुल्क के साथ अपने आप को मैच कर सकें कि हमारी मुल्क में जमहूरियत है। शेर साहब, आपको भी लगता है कि हुकूमत या चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी मुश्किल में आ सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी तो फैसला होगा। इस फैसले के नतीजे में अगर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो बिल्कुल फिर मुश्किल में आ सकते हैं। मुश्किल में इलेक्शन कमीशन भी आ सकता है, उन्होंने एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन की है, उसमें वो इदारे भी आ सकते हैं जिन्होंने नफरी देने से इनकार किया और जिन्होंने फंड्स देने से इनकार किया। ज़ाहिर है उन सब का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिस कैबिनेट ने फैसला किया हाँ जी हम कुछ नहीं दे सकते, उसके पीछे ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जो ये कहती है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी लेकर जाएगा। तो ये सारे मिली भगत करके ये चाह रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शन न कराएं, क्योंकि इनको सूट नहीं करता, आइन उनको सूट नहीं करता। कल जब कासिम सूरी के खिलाफ जब की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, यही बेंच था जो इनको सूट करता था, वो कहते थे बेहतरीन बेंच है, और उनके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चलेगी, ये लोग आ गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमलदारी का सवाल था, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमलदारी का सवाल है। वो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के अलावा उमूर ममलिकत आप नहीं चला सकते। अगर इस तरह चलाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आइन के मुअत्तल करने का मुतरादिफ होगा। तो सिंपल बात यह है कि जो भी इसमें इनकार करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उनको पाबंद कराए और उनसे इलेक्शन के इल्तवा की बजाय इलेक्शन पे अमल दरामद करने के लिए जो जराए और वसाइल हैं वो उनसे लिए जाएं। और अगर कोई इनकार करेगा तो इट मींस के इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और उसके अलावा तोहीन अदालत भी होगी और उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई अभाव नहीं है। अब साकी साहब, मुख्तसर कमेंट फ्रॉम योर साइड की क्या होने क्या लगा है? ये तो मुझे नहीं पता होने क्या लगा है, लेकिन आइन ये कहता है कि अगर असम्बलियां डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा वाज़ेह है, वी नीड टू स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी रह गया मामला ये कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, तो इसमें इल्मी ज्योतिषी नहीं हूं मैं मलिक साहब। लेकिन ये मामला जब कोर्ट का जो मामला है, यानी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत मानेगी? लगता है कि हुकूमत नहीं मानेगी। देखिए जी, हुकूमत क्यों नहीं मानेगी? देखिए, यहाँ किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुंतखब वज़राए आज़म फांसी लगे हैं और लोगों ने उस तख्तादार के उसके इललेजिटिमेट डिसीजंस को भी यानी एक हद तक एग्जीक्यूट तो किया है, एनफोर्स तो हुए हैं। अगर तो आइन मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट एक इदारे के तौर पर मौजूद है तो फिर आइन के मुताबिक 90 रोज के औकात कार का तयन और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये एनफोर्सेबल है, और सुप्रीम कोर्ट रियासत को ये कह सकती है कि वो इसको एनफोर्स करे। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी लॉजिकल बात है कि इलेक्शन कमीशन आइन के अंदर मौजूद है, जिसका फंक्शन इलेक्शन करवाना है। उसका फंक्शन ये नहीं है कि वो इलेक्शन करवाने से इनकार कर दे। अगर ये बात है तो फिर सारे इदारे कहेंगे कि जो आइन में लिखा हुआ है वो हम पे तो लागू नहीं होता, हम अपनी कन्वीनियंस की वजह से और अपनी एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन की बुनियाद पर फैसले करेंगे। तो दैट वुड बी द कोलैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
मैं ये समझता हूँ कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और जो मुंतखब लोग हैं वो अपनी आके असेंबली में अपनी मुद्दत पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आबद साकी साहब, हारून रशीद साहब और शेब शाहीन साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिरीन कानून आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।